हेलो एंड वेलकम टू द 8th ऑफ अक्टूबर डेली अपडेट सीरीज। इंडेक्स देख लेते हैं क्या क्या आज हम देखने वाले हैं। फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम देखने वाले हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 देखने वाले हैं। फिर तमिलनाडु ने 1 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं फॉर द कंजर्वेशन। मॉस्को फॉर्मेट देखने वाले हैं। लीगल प्रोटेक्शन फॉर द वेटलैंड्स, ऑपरेशन हेची 4, विस्पेट 2B एंड INS एंड द रोड। फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो कि गिफ्ट सिटी में ऑपरेट हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। इसके लॉन्च होते ही किसके फाइनेंशियल करेंसी जो सॉरी फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के लॉन्च होते ही हमने हांगकांग, टोक्यो और अदर ऐसे फाइनेंशियल सेंटर्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनको ज्वाइन कर लिया है। अब हम जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट है वो लोकली ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, दिस इज इंडिया without without this center, without this फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। जब ये फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम नहीं है सो क्या होता है कि हमें एक करस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू जाना पड़ता है जिससे हम इस बैंक के साथ सेटलमेंट कर सकें। सपोज ये बैंक ए है और इसको बैंक बी को $100 देने हैं, सपोज, ठीक है। $100 देने हैं तो उसको करस्पॉन्डेंट के थ्रू होके जाना पड़ेगा और इस सेटलमेंट में हो सकता है कि 2 से 3 दिन लग जाए। बट इंस्टेड अब जब हम फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं, इस सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं, तो अब ये जो बैंक ए है वो बैंक बी को $100 दे सकता है। बट अब होगा ये कि अब ये चीज लोकली हो रही है। लोकली हो रही है इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर है, ये जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है, दिस फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, अभी इसके तहत होगा ये कि ये जो है ये डॉलर मेंटेन करके रखा है। डॉलर मेंटेन करने से होगा ये कि रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाएगा। वहां जहां 2 से 3 दिन लग रहे थे, अब रियल टाइम सेटलमेंट पॉसिबल है फ्रॉम A to D। सो दैट इज द थिंग। ठीक है, फिर फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि ये एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। किसके अंदर? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। अभी इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है वो लोकली हो सके। अभी तो हम सिर्फ यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट आगे ऐसा प्लान है कि हम अदर करेंसीज में भी इसको एक्सटेंड करेंगे। इसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? इसको मैनेज करने का काम कर रहा है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी, विच इज दिस CCIL IFSC लिमिटेड। ये इसकी सब्सिडियरी है, याद रखना। एंड what we are doing the real time settlement with this system। एंड अभी मैंने बताया जैसे कि ट्रेडिशनल करस्पॉन्डेंट बैंक से यदि आप जाते थे पहले तो 36 से 48 आवर्स लगते थे। बट यदि आप गिफ्ट में नहीं है, गिफ्ट सिटी में नहीं है, तो फिर आपको इस ट्रेडिशनल करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो अभी देख लेते हैं कि मैंने भी बोला कि ऑथराइज्ड बाय, ये जो सेटलमेंट सिस्टम है, दिस सेटलमेंट सिस्टम इज ऑथराइज्ड बाय दिस अथॉरिटी, IFSC अथॉरिटी, ठीक है, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 एंड मैनेज्ड बाय CCIL IFSC। इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी इफ दिस अथॉरिटी इज सेइंग कि भाई ये जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है ये ऑथराइज्ड किया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर, इसका मतलब ये है कि समझो एक लाइसेंस टाइप का लिया गया है जिससे कि ये अप्रूव हो सके दैट दिस ट्रांजेक्शन इज ऑथेंटिकेटेड। आई मीन दिस ट्रांजेक्शन इज ऑथेंटिकेटेड, हैज डन अंडर द लीगल चैनल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर उसके बाद जब वी आर सेइंग कि इट इज मैनेज्ड बाय CCIL IFSC, इसका मतलब है कि अब आपने लाइसेंस ले लिया है एंड यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड। दैट मीन्स अब जो एग्जीक्यूशन होगा इस ट्रांजेक्शन का वो CCIL IFSC देख रहा है। आई थिंक आपको इन दोनों में सब मतलब समझ आया होगा कि किन दोनों में, ऑथराइजेशन में और मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अब ये गिफ्ट सिटी है क्या? देखो, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है ये पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। एंड ये जो हमारी कंट्री की पहली और इकलौती इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। यहाँ पर हम ऑफशोर एंड ऑनशोर फाइनेंशियल सर्विसेज को इनेबल करते हैं। यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं और यहाँ
एक कॉम्पिटिटिव टैक्स एनवायरनमेंट भी दिया जाता है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको 2020 में बनाया गया अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2019। ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर की तरह काम करता है फॉर द डेवलपमेंट and regulation of the financial products, services, institutions in this International Financial Services Center। इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में है और ये ओवरसी करता है ग्रोथ को ऑफ द फाइनेंशियल हब। ठीक है, देख लेते हैं कि ये एक गिफ्ट सिटी है मानो, और ये अथॉरिटी है। ठीक है, दिस इज द अथॉरिटी दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, दिस इज द अथॉरिटी एंड ये गिफ्ट सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये जो गिफ्ट सिटी में जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनका ग्रोथ होगा, तो ये जो अथॉरिटी है वो इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ओवरसी करेगी। ठीक है, देखेगी कि कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है। फिर दूसरा देखते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। ये फेस्ट जो है वो डिजिटल पेमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हुआ है। इसका लोकेशन है मुंबई में हुआ है, जियो वर्ल्ड सेंटर में। 3 दिन इसका ड्यूरेशन था। इसकी थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर द बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय द एआई। इसका स्पेशल अट्रैक्शन है भारत एआई एक्सपीरियंस जोन बाय द एनपीसीआई एंड एनवीडिया, जिससे कि एआई एप्लीकेशन को शोकेस किया जा सके। ये मेजरली इसका एम है। अब इसमें कुछ इनिशिएटिव जैसे कि एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड लॉन्च किया गया, यूपीआई मल्टी सिग्नेटरी, फॉरेक्स ऑन द भारत कनेक्ट एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम द माइक्रो एटीएम यूजिंग यूपीआई। अभी एनपीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड क्या है? ये एक एनपीसीआई की सब्सिडियरी है जिसे हमने लॉन्च करा है टू एनकरेज द फाइनेंशियल इनोवेशन। अब आप इसको एक ऐसा स्पेशल लैब के जैसे दे सकते हैं कि एनपीसीआई का स्पेशल लैब है जिसको टेस्टिंग और लॉन्च के लिए किसके लॉन्च के लिए जो न्यू डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनके टेस्टिंग और लॉन्चिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है या फिर इसको बनाया गया है। यूपीआई मल्टी सिग्नेटरी मतलब ये कि अब जॉइंट अकाउंट ऑन द यूपीआई पॉसिबल है, जिसमें जिसमें अब होगा ये कि एक से ज़्यादा लोग अप्रूव करेंगे पेमेंट को। अब ये हमारे आपके जैसे सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट्स, एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स टू होल्ड अ जॉइंट अकाउंट ऑन द यूपीआई। ओके, देन द थर्ड इज द फॉरेक्स ऑन द भारत कनेक्ट। भारत कनेक्ट अब इससे होगा ये कि जो रिटेल यूजर है वो फॉरेन करेंसी को एक्सेस कर पाएगा वाया भारत कनेक्ट लिंक्ड ऐप। सपोज राम है, वो जाना चाहता है यूएस। अब उसको बैंक विजिट करना पड़ेगा कि उसको डॉलर लेने हैं, बट वो नहीं करना चाहता। अब वो क्या करेगा कि उसका बैंकिंग ऐप है उसको खोलेगा, वहां पर उसका जो अकाउंट है वो भारत कनेक्ट से लिंक है। ठीक है, अब उस ऐप में जो उसका अकाउंट है जो भारत कनेक्ट से लिंक है उसका यूज करके वो यूएसडी मतलब वो डॉलर जो है वो खरीद लेगा, तो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में अब डॉलर आ जाएंगे। ठीक है, उसके वॉलेट में या फिर उसके कार्ड में। सो दैट इज द फॉरेक्स ऑन द भारत कनेक्ट। देन कैश विड्रॉल फ्रॉम द माइक्रो एटीएम यूजिंग यूपीआई मतलब ये कि आप माइक्रो एटीएम से यूपीआई आपकी जो यूपीआई आईडी है उसका यूज करके माइक्रो एटीएम से कैश को निकाल सकते हैं। अब ये यूपीआई कैश पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स भी हो सकते हैं। फिर एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई बेसिकली एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने लॉन्च की है या फिर बनाई है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। ये सारे ही जो हमारी रिटेल पेमेंट है इंडिया में उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये सारी ही रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट जो इंडिया में होता है उसको देखती है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर इनिशिएटिव्स हैं जैसे रुपे पेमेंट सेटलमेंट, एटीएम नेटवर्क, यूपीआई एंड फास्टैग, आईएमपीएस, नाच, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये सब इसके इनिशिएटिव्स हैं। फिर तमिलनाडु ने सैंक्शन करे 1 करोड़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फोर लेसर नोन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये कौन कौन सी स्पीशीज है? ये है लाइन टेल्ड मकाक, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइपेंड हायना एंड हम्प हेडेड महशीर फिश। इसके अलावा तमिलनाडु के अभी रिसेंट कुछ
कंजर्वेशन माइलस्टोन है जैसे कि दुगोंग कंजर्वेशन पार्क बे में, कदवूर स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी एंड प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। इट इज ऑल्सो अलाइनिंग, ये जो इनिशिएटिव्स हैं तमिलनाडु के, दे आर अलाइनिंग विद द क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 30 by 30 गोल। अभी हम देखते हैं कि ये जो स्पीशीज है उनका स्टेटस क्या है। जैसे लाइन टेल्ड मकाक, दिस इज द लाइन टेल्ड मकाक, दिस इज, अब हम थोड़ा इनका स्टेटस देखते हैं कि ये IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 और 4 में है, एंडेमिक रीजन है इसका वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक में मिलता है। इसको थ्रेट है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड माइनिंग से। और अदर की इंफॉर्मेशन ये है इसकी कि ये जो रेन फॉरेस्ट के फ्रैगमेंट्स हैं, पैचेस हैं, उनमें रहता है। देन द मद्रास या फिर बेयर बिल्ड हैजहॉग, ये लीस्ट कंसर्न्ड है, साइट्स में नहीं लिस्टेड है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी शेड्यूल 2 में लिस्टेड है। एंडेमिक रीजन इसका इंडिया है। इसको थ्रेट है इलीगल, इसकी ट्रेड होती है वुड हार्वेस्टिंग या फिर लॉगिंग से। इसको थॉर्नी रेट बोला जाता है, इट इज अ नॉक्टर्नल और ये सेमी एरिड रीजन में रहता है। दिस इज द हेजहॉग, आप देख रहे होंगे। फिर स्टाइपेंड हायाना, दिस इज द स्टाइपेंड हायाना, इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन, साइट्स में लिस्टिंग है अपेंडिक्स 3 में, WPA का प्रोटेक्शन है शेड्यूल 1 और 4 में, एंडेमिक रीजन इसका है इंडिया, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब ये बहुत सारी जगह पे मिलता है, ठीक है। और अभी ये जो है डिक्लाइन हो रहा है, खासकर जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है वहां पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। फिर हमारे पास है हम्ड हेडेड महशीर फिश, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आप देख सकते हैं ये फिश है। साइट्स में इसको लिस्ट नहीं किया गया है, WPA में भी लिस्ट नहीं किया गया है। इसका एंडेमिक रीजन है इंडिया का तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक। डैम कंस्ट्रक्शन, फिशिंग, इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से इसको थ्रेट है एंड इट इज कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ कावेरी। क्यों कहा जाता है? फॉर इट्स स्ट्रेंथ इन फाइट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टाइगर ऑफ कावेरी। देन द मॉस्को फॉर्मेट, अभी जो 7th मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग हुई है इसमें तालिबान ऑफिशियल्स ने भी अटेंड किया है। अब ये मॉस्को फॉर्मेट 2017 में फॉर्म की गई थी। इट इज अ रीजनल प्लेटफॉर्म जिससे कि पीस, स्टेबिलिटी, नेशनल कॉन्सिलिएशन हो सके। कहाँ? जो वॉर रेज्ड अफगानिस्तान है, बेसिकली अफगानिस्तान में पीस स्टेबिलिटी लाने के लिए 2017 में ये रीजनल प्लेटफॉर्म बनाई गई। इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। आप मैप देख सकते हैं। दिस इज चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। सो लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स इंडिया, अभी हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया कि नागपुर का फुटाला लेक, दिस इज द फुटाला लेक ऑफ द नागपुर, कि इस फुटाला लेक को वेटलैंड डिक्लेयर कर दो। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इसे वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंदर वेटलैंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। व्हाई? कि ये जो फुटाला है ये एक मैन मेड वाटर बॉडी है जिसे इरिगेशन पर्पसेस के लिए बनाया गया था। अब थोड़ा इसका समझते हैं कि ये जो 2017 वाले वेटलैंड के रूल हैं वो एक्सक्लूड करते हैं ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज को, जो कि इरिगेशन, एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन एंड रिक्रिएशन के लिए बनाई गई हैं। और अदर एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जो रिवर चैनल्स हैं, पेडी फील्ड्स हैं या फिर वेटलैंड्स हैं। इन एरियाज में जो वेटलैंड्स होते हैं वो गवर्न होते हैं फॉरेस्ट एक्ट 1927 से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 से। ये याद रखना है, ठीक है। फिर ये जो प्रोटेक्शन है वेटलैंड्स का, यदि हम एज अ इफ वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग एज अ वेटलैंड, तो हम कैसे इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें? देखो, इनको पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के तहत प्रोटेक्ट किया जा सकता है यदि कोई 2017 के रूल से एक्सक्लूडेड है तो। अब पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि स्टेट शेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेस को सेफगार्ड करेगा पब्लिक के लिए, फॉर द पब्लिक। अभी ये जो डॉक्ट्रिन है, इट इमर्ज फ्रॉम द आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब
हर एक इंसान को क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट एक्सेस का राइट है। सो दैट इज वाई इट दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। देन जो ऑपरेशन हेची 6 है, हेची 6, सो सीबीआई ने अरेस्ट किया है 8 की ऑपरेशनल जो ऑपरेटिव्स हैं ट्रांसनेशनल क्राइम से रिलेटेड। यदि आपको ऑपरेशन हेची आ जाए तो ये याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू द साइबर क्राइम्स, वो भी ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम से रिलेटेड है। इसी के चलते सीबीआई ने 8 ऑपरेटिव्स को अरेस्ट कर लिया है। अब ये हेची जो है इट इज़ सपोर्टेड बाय द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये किसी को नहीं पता है तो कोरिया कोई नहीं सोच सकता। किस लिए? टू कॉम्बैट द ट्रांसनेशनल साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम। देन वी हैव विस्पेट 2B। विस्पेट 2B बेसिकली ये एक एक्रीशन डिस्क है, दिस इज द डिस्क। और ऐसा पाया गया है कि इस डिस्क में एक एक स्टार, एक न्यूली फॉर्म्ड स्टार विच इज नोन एज द विस्पेट बी बन रहा है। ठीक है, सो ये इसकी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है जिसके अंदर ये स्टार बन रहा है। सो यदि आपको आ गया कि विस्पेट 2B क्या है, सो ये एक होस्ट स्टार है। हमने देखा कि ये एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क है ऑफ द विस्पिड बी। विस्पिड बी ये है। देन आईएनएस एंड्रोट। आईएनएस एंड्रोट ये एक सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। एंड पहली कौन सी थी? पहली थी आईएनएस अर्नाला। बेसिकली ऐसी आठ एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट शैलो वॉरफेयर वाटर क्राफ्ट बनाई जानी है जो कि गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता बनाएगा। और ये जो नाम एनरोड है ये कैसे पढ़ा है? नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड लक्षद्वीप ग्रुप का एनरोड कहलाता है, इसीलिए इसका नाम एनरोड पढ़ा है, आईएनएस एनरोड। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको आज का अपडेट सीरीज अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच वीडियोस गो टू क्लिफ क्लासेस एंड वॉच देयर।